तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। आज आप लोग आईपीओ के पंचनामा की सीरीज में उपस्थित हुए हैं। इस आईपीओ पंचनामा की सीरीज में हम लोग आईपीओ को कहां से लेके गया तक उधेड़ने वाले हैं। इस सीरीज में आप सभी लोगों का मैं आशुतोष अस्थाना दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, 3 तारीख से इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, 5 तारीख तक चल रहा है और आपके सामने नाम है विद्या वायर्स। तो विद्या वायर्स, जहां कंपनी वायर्स बनाती है, नाम में आपने देखा होगा वायर्स जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ये बात तो अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये वायर्स बनाती है। तो आज हम इस चीज देखेंगे कि आईपीओ में ये करंट लगा पाती है कि नहीं लगा पाती है, कि इसकी बिजली गुल हो जाएगी या फिर चल पाएगी। तो चलिए इस कड़ी में साथ में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये भाई कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का राजकाज क्या है। कि देखो भैया, बेरोजगार आदमी तो वैसे ही पसंद नहीं आता, तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का काम जानना बहुत जरूरी है, कार्य जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से आप कंपनी का कार्य जानिए। जो इतने लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए, मैंने हमेशा बताया कि कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए बंदा देखिए, धंधा देखिए और किताब देखिए। तो बंदा प्रमोटर के रूप में आप देखेंगे, धंधा हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या काम करती है। तो विद्या वायर्स जो है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम में यूज होने वाले जितने वायर्स और कंडक्टर्स होते हैं ना, उसको बनाया जाता है किसके द्वारा? आपके विद्या वायर्स के द्वारा। तो अगर हम लोग सीधी बात कहें, इसको थोड़ा सा मजाक के अंदाज में कहें, तो इलेक्ट्रिक का, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप एक हीरो कहते हैं, तो विद्या वायर्स उसका बॉडीगार्ड होता है। ठीक, तो बॉडीगार्ड से जुड़ा हुआ सारा काम विद्या वायर्स करती है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक जगह से दूसरे जगह तक करंट को ले जाने की सेफ जिम्मेदारी जो है विद्या वायर्स की है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि क्या वो करंट को भी ठीक ठाक एक जगह से दूसरी जगह आईपीओ ले आकर के फैला पाएगी या नहीं फैला पाएगी। तो विद्या वायर्स एक, पहली बात तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को छाती जो है चौड़ी हो जाती है कि चलो ठीक है भैया, अपनी खुद की देसी कंपनी, अपनी खुद के घर की कंपनी है। यहां पर तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स, वाइंडिंग वायर्स, कंडक्टर्स, बस बार्स, ये थोड़ा सा नाम लग रहे होंगे ना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यही सब बनाती है भैया। तो कहीं में आपको अगर नाम में अटपटा भी लग रहा है ना, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, तो ये सारी चीजें आपको बुनियादी रूप से जाननी ही पड़ेगी। यह आपका धर्म बनता है कि चाहे वो चीज अच्छी लगे चाहे न लगे। भैया दो ये काम होता है, या तो इच्छा होती है या तो आपके अंदर क्षमता होती है। तो भैया जौन चीज की इच्छा है, या तो उसमें क्षमता बढ़ा लो, और या तो फिर जिसमें क्षमता है वही तो अपनी इच्छा बना लो। यहाँ इच्छा वक्षा से काम चलता हुआ काम नहीं होता। तो बस बार्स, पीवी, रिबॉन्स, ऐसी सारी चीजें हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां सारा काम करती हैं। और सबसे अच्छी चीज यह है कि B2B बिजनेस पर निर्भर है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हमसे डायरेक्ट कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति ही कोई चीज को खरीदता है, तो ये B2B बिजनेस सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ओवरऑल डेटा से बात करें तो कंपनी का 300 प्लस इंडस्ट्रियल कस्टमर है। मतलब कि कंपनी ने इस मामले में अपनी स्टेबिलिटी और अपने काम धाम से थोड़ा सा हमको आपको अट्रैक्ट किया है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। तो अगर हम लोग बात करें कि भैया थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं, तो कंपनी करती क्या है, तो उसी प्रोडक्ट्स की लाइन में थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ा करके आपको और डिटेल्स में जा रहे हैं। क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, जितने लोग हमको जानते हैं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, हमने कभी भी ये वाला तामझाम नहीं किया है कि हम शॉर्टकट से, देखो भाई शॉर्टकट इस दुनिया में तो नहीं चलता। देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, आप वहां खोज सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर शॉर्टकट वाला कोई काम नहीं है। देखो भैया, हम लोग साइंस पर बिलीव करते हैं, सिस्टम पर बिलीव करते हैं। या तो सीढ़ी पर 4 मंजिल चढ़ना है तो भैया धीमे धीमे चढ़ करके चले जाएंगे, या तो एलिवेटर से चले जाएंगे, या तो लिफ्ट से चले जाएंगे। कोनो शॉर्टकट वाला तामझाम अपनी जिंदगी में नहीं है। इसलिए हम लोग आप तक आईपीओ पंचनामा लेकर आए हैं। तो पंचनामा में इसकी पूरी पंचनामा हम लोग करेंगे। तो कंपनी के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट्स लाइनअप्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, बाइंडिंग वायर, कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स, बस बार, पीवी रिबॉन्स, एल्यूमिनियम, पेपर कवर्ड स्ट्रिप्स, कुल मिलाकर अगर मैं इसके एसक्यूज के बारे में बात करने लग जाएंगे तो कई लोग अपने सिर पे हाथ रख करके वीडियो को पॉज कर देंगे और अगले दिन तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास 8000 से ज्यादा एसक्यूज हैं। अब 8000 से ज्यादा एसक्यूज अगर पोर्टफोलियो में बताया जाए कि कहां करते हैं, कहां कहां इनका तामझाम है, तो इसका मतलब है कि पूरा एसक्यूज बताने में ही दिन निकल जाएगा। लेकिन इनकी जो विविधता है, ये इनके रेवेन्यू में एक स्टेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ में तो मदद करती है, क्योंकि इनका एसक्यूज लंबा है।
ना। तो अब SKUs लंबा हो गया, बहुत सारे लोगों को लगा अरे वाह भाई बहुत है काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, दिन भर निकलते हैं, सज धज के वापस लौटते हैं, लगता है बहुत है काम करके लौटा है, लेकिन कुछ तामझाम नहीं रहता जिंदगी में, उनके कोई रेवेन्यू रिटर्न नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि आपने कोई बैटरी चार्ज पे लगा दी, अब आपको लग रहा है बहुत है काम कर रही है, लेकिन जब बाद में आपने निकाला और एक तो बल्ब जलाया तो फुस निकल गया। तो इसलिए एक चीज अपने बारे में समझो, शॉर्टकट में स्टॉक मार्केट को मत समझो। जैसे यहां पर आया 8000 SKUs, रेवेन्यू में बहुत अच्छा मदद, तो ठीक है, लेकिन अगर जितने लोग हम लोगों के साथ फंडामेंटल वाले ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए हैं कंपनीज के कि क्या अगर SKUs किसी कंपनी के पास जाता है तो क्या वो अपने हीरो प्रोडक्ट को कभी पहचान पाएगा। दूसरा, उसका बहुत बड़ा एनर्जी और पार्ट जो है इस चीज के रिसर्च में चला जाएगा कि SKUs कैसे बढ़ाया जाए। नो डाउट विद्या वायर्स के पास 8000 प्लस SKUs, इसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि रेवेन्यू में स्टेबिलिटी में मदद करता है। लेकिन वहीं अगर ये हीरो प्रोडक्ट ना बना पाए, हीरो प्रोडक्ट ना खोज पाए, तो इनके लिए SKUs भी आने के चलने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। इसको सरलता समझाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो कोई आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल और IPO के एनालिसिस की क्लास तो है नहीं, क्योंकि मैं इसको लंबी क्लास में खींच सकूं, लेकिन इसको सरल भाषा में अपने लोगों को समझा देता हूं कि भैया बिच्छी का अगर मंत्र जानते हो तो सांप के बिल में हाथ मत डालो। खाली इतना मत जान लो कि 8000 भैया SKUs है, मौज है, नहीं, उसका दूसरा पक्ष भी है। तो दोनों के मंत्र अलग अलग होते हैं, उसको आपको सीखना पड़ता है। चैनल के साथ बने रहिए, सीख जाएंगे। बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोग आपके साथ सिखाने के लिए 100% डेडिकेटेड हैं। तो वहीं पर अगर हम लोग विविधता की बात करें तो इनके रेवेन्यू स्टेबिलिटी में ये मदद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जनरेटर, EV, ऑटो, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, PV, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यानी अगर डिमांड ड्राइवर्स की बात करें तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि इनके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, ये पावर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मिला जुला अगर ओवरऑल बात करें तो ये ठीक ठाक बात करते हैं। अगर कस्टमर मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखें तो कस्टमर मैट्रिक्स में देखें तो ब्रोकरेज नोट्स में बहुत अच्छी सी एक बात लिखी गई है जो कि मैं अभी आगे फाइनेंशियल हेल्थ में इसको जरूर समझाऊंगा, जहां पर ये बताता है कि इनका जो कस्टमर का रिपीट नोट है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब इनका जो रिपीटेशन ऑफ द कस्टमर है वो बहुत बेहतरीन है। तो ये इनकी रिलायबिलिटी और इनके ट्रस्ट को थोड़ा सा और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा इनहांस और बेहतर बनाता है। यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा IPO के कीज की बात कर लें तो देखो भैया ये दो डेटा आप सब लोगों के पास पता ही है, एक रिकैप देंगे खाली छोटा सा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादातर तो लोग टैलेंटेड होते हैं, हर चीज तो ब्रोकरेज के पास अवेलेबल है, जितने भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। और मेरा भी मानना यह है कि जितने लोग ट्रेडर होते हैं ना वो मेमोरी से भी कैंडल की तरह ही होते हैं, कब ऊपर कब नीचे, कब छोटी कैंडल कब बहुत बड़ी कैंडल, कब विक्स से बनी। तो भैया इनको जल्दी आती भी चीजें और जल्दी जाती भी चीजें हैं। तो इसलिए मैंने अपना धर्म निभा दिया। IPO के संदर्भ में बताएं कि इनका जो प्राइस बैंड है ये 48 रुपये से लेके 52 रुपए के बीच में होने वाला है। 48 रुपीज से लेके 52 रुपीज के लिए होने वाला है। ये जो कॉन्वेंट बेबी हैं उनके लिए बता देते हैं अंग्रेजी माध्यम में। इशू साइज जो है वो 300 करोड़ रुपीज से अप्रॉक्स है। जो इनका लॉट साइज है वो 288 शेयर मतलब 288 मतलब 288 शेयर्स हैं, जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,000 रुपीज होगा। लेकिन एक बार रुक जाओ, संस्था आपको किसी प्रकार का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करती है। हम सिर्फ IPO का पंचनामा करने के लिए आए हैं। इश्यूज डेट की बात करें तो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख, अब कौन सा महीना? दिसंबर जो ये चल रहा है, जहां आज आपको सबसे पहले हमने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया, आप तक पहुंचाकर 3 तारीख से 5 तारीख तक आपको इसका IPO में इश्यूज डेट आपके सामने अनाउंस्ड है। अगर हम थोड़ा रेवेन्यू की बात करें जो कि मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिया है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 99%, भैया 99.9% प्रमोटर होल्डिंग लेकर के बैठा है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। भाई ये सब पढ़ने का विषय है, ये सब पढ़ने का विषय है। ऐसे देखा जाए तो कंपनी ने जो है अपना ही बच्चा पैदा कर रखा है और अपने ही बच्चे को पूर्ण रूप से गोद में ले रखा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से गोद में ले रखे हैं, अब थोड़ा बहुत काम कुछ कर रहे हैं। तो इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है,
और स्ट्रेंथ और कैपेसिटी दोनों हम लोग एक साथ जोड़ करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी, एक्सपेंशन, यूज ऑफ प्रोसीड्स, स्ट्रेंथ सबको मिला जुला कर थोड़ी सी चर्चा होगी। कंपनी आईपीओ में मिलने वाले फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना अपनी सब्सिडरी में न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में, कैपेक्स को यूज करने में, एग्जिस्टिंग बोरोइंग मतलब उनके ऊपर जो कर्जा उधार है उसको रिपेमेंट करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से खर्च करने के लिए तैयार करिए। और लगभग जो आपके सामने जो डेटा दी है एक्सपर्ट्स के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से जो पता चला है, 140 करोड़ के आसपास ये एएलसीयू में खर्च कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपीस जो है अपने डेट रिपेमेंट में कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से, कर्ज के माध्यम से जो आगे बढ़े थे तो उसका रिपेमेंट करने में ये थोड़ा सा इसमें खर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने ठीक ठाक इसका स्प्लिट करके रखा है। अगर इसमें ब्रोकरेज एनालिसिस की बात करें, जितने एनालिटिस्ट ने नोट्स दे रखा है तो उसमें आदित्य बिरला, आईडीबीआई, इस तरीके की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने इसको रेटिंग के नाम पे इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बताया है कि ये इंडस्ट्री में 3rd and 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी रैंक में आते हैं। तो कैपेसिटी रैंप अप में तो भैया इन्होंने एकदम मौज करके दिखाई है और एक्सपर्ट्स की इसमें बहुत अच्छी मिली जुली राय भी है कि इंडस्ट्री में तो भाई अच्छे प्लेयर हैं। अब यहीं पर देखा बात कि भैया फ्यूचर में तो वायर्स ज्यादा करंट फ्लो करे ना करे, शायद रेवेन्यू में इस चीज को लेकर के आप लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि भैया तुम करंट बहाओ चाहे ना बहाओ, लेकिन अगर हम पैसा लगाए दें तो उसी दिन से ग्रीन है ग्रीन होना चाहिए और हमको पैसा मिलना चाहिए। तो यहां पर इस बात को भी लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या ये करंट की तरह आपका पैसा भी बहा सकते हैं। अब बहाने का मतलब दुइट हुआ, एक ऊपर की ओर बहा दें, एक नीचे की ओर बहा दें, लेकिन बहाएंगे जरूर कंफर्म। तो अगर इसमें जो है आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर के काम करिएगा। रेवेन्यू बेस पर अगर हम लोग फाइनेंशियल हेल्थ को भी इसमें मर्ज करके चले तो ये मान के चलिए लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू आज तक इनका हो चुका है। मतलब कंपनी फुल वोल्टेज पे काम कर रही है भाई साहब। क्यों? 1500 करोड़ के रेवेन्यू पे काम कर रही है भैया। लेकिन अगर हम लोग इनके इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें ना तो भी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? ट्रांसफार्मर बंद नहीं होना, जनरेटर बंद नहीं होना, मोटर इंडस्ट्री बंद नहीं होनी। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इनकी डिमांड मार्केट में लगातार मटेरियल के रूप में बनी रहेगी। और दूसरा, साहब थोड़ा सा स्मार्ट भी थे, पावर सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रो किए हुए हैं। इसका मतलब ये मिली जुली जगह पर अपने हाथ पांव फैला हुए हैं और एक्सपेंशन पर हमेशा से इस कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब सही बात समझ लो भैया, एकदम ठीक ग्रोथ प्लान पे काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भैया कमाते कितना हो, बचाते कितना हो, घर कितना ले गए, इन्वेस्टर्स को कितना मजबूत बना दिए। तो FY25 की बात करें, अगर हम लोग ईयर 25 की बात करें तो 1486 से लगभग 1491, तो कॉन्वेंट में भी लोग समझे 1486 मतलब 1486 से लेकर 1491 करोड़ के आसपास जो है ये रेवेन्यू की है। पैट का मतलब देखो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम FY25 की बात करें तो इन्होंने 40 करोड़ के आसपास पैट दिखाया है। इबिट्टा के बारे में बात करें तो 64.2 करोड़ रुपए इन्होंने इबिट्टा दिखाया। अब बहुत सारे ये जेएम फाइनेंसेस जितने सर्विसेज है, हमने कोई भी डेटा अपने आपको ज्ञानी मान करके नहीं देते हैं भैया, ना कोई रिकमेंडेशन देते हैं। जितने भी शब्द आपके सामने आते हैं वो सब कहीं ना कहीं एक बेहतर सोर्सेज, रिसोर्सेज और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के साथ ही हम जानकारी को ले आकर के आपके सामने साझा करते हैं। तो अगर इबिट्टा, पैट, FY इस तरीके के शब्दों को लेकर के बहुत सारे लोग सर माथा खजुला रहे होंगे कि मैं क्या ही पंचायत कर रहा हूं। तो मेरे भाई ये वाला विषय है तो मुझे ये वाली बात तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप इस विषय में सीरियस नहीं और खाली आपको आईपीओ खरीदने से मतलब है तो भैया ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे दे, पैसा फंड आपका है, जाकर के आप इसमें जो मर्जी आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन ये सारे शब्द तो भैया जानना पड़ेगा। तुमको ये ना लगे कि एक तो रामायण सुना रहे हैं वो भी संस्कृत में। तो भैया तुमको ये सारे शब्दों की जानकारी लेनी पड़ेगी कि बिट्टा क्या है, पैट क्या है। हमारी पूरी एक तरफ से मुहिम जारी है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी कर रखा है कि किस समय पर कौन सी बैच हमने यूट्यूब परिवार के लाया है। तो जाकर के भैया वहां पे क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने लोगों को भी चर्चा पर चर्चा कर दो अगर आपको हमारी मेहनत ठीक ठाक लगती हो एवरेज। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये भैया इबिट्टा मार्जिन क्या लेके चल रहे हैं। तो 4 से लेके 4.5% तक इबिट्टा का मार्जिन लेके चल रहे हैं। वहीं पैट मार्जिन की बात करें तो 2.7 से लेकर 2.9% तक की बात करें तो यानी अगर मार्जिन देखा जाए तो बहुत पतला है, बहुत ज्यादा ठीक ठाक मार्जिन नहीं है, लेकिन मार्जिन है। ये भी तो ज्यादा अच्छा है ना, मार्जिन
है, लेकिन मार्जिन बहुत पतला है। लेकिन आरओई और आरओसीई की बात करा जाए तो इन्होंने ठीक ठाक दिखाया है, 20 के बहुत नजदीक है, 19.5 19.7% के आसपास इन्होंने बताया, जो कि इन्वेस्टर जोन की प्लेटफॉर्म पे जाके आपको देखने को मिल जाएगा, उन्होंने इस चीज को डेटा दिया है। लेवरेज और कैश फ्लो की बात करें तो डीई की रेशियो, डीई रेशियो इनका बहुत अच्छा है, 0.88 से 0.91%, रेंज ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखा जाए तो बड़ा मिक्स्ड रहा है, निगेटिव भी रहा है, पॉजिटिव भी रहा है, इसलिए डेट रिपेमेंट पर इन्होंने बड़ा ध्यान दिया है, और जो आईपीओ के फंड कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे अपने डेट वेट को फुर्जा कर देंगे, और जब डेट थोड़ा सा नहीं रहता है ना तो इंसान थोड़ा तेजी से उड़ता बढ़ता है, तो यहाँ पे इनका थोड़ा ठीक ठाक काम है। तो रेवेन्यू तो भाई देखो ये बड़ा बना रहे हैं, रेवेन्यू तो इनका हैवी है, लेकिन प्रॉफिट ना एकदम स्लाइस के बराबर है, छोटा सा। अगर हम लोग बात करें तो जैसे रोटी के ऊपर आप घी लगाते हैं ना, तो घी लगाते समय क्या सोचते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा जाए ना, तो इसलिए घी जो है, घी की तरह मान के चलो कि इनका इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन भाई सांस लेने वाली बात यह है कि चल रहा है ना। तो अगर इसी में हम लोग फाइनेंशियल्स तो देख लिए, तो भैया थोड़ा सा रिस्क के बारे में भी चर्चा परिचर्चा हो जाए, कि खाली अच्छी अच्छी बात तो होगी नहीं, थोड़ी सी इस बारे में चर्चा हो जाए कि रिस्क क्या है इनका। तो डिटेल कंपनी की बात किया जाए तो सेंट्रिक रिस्क है, कॉमोडिटीज प्राइस को लेकर के बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा। कॉमोडिटी जो प्राइस होती है ना, वो हमेशा कॉमोडिटी सेक्टर ना हमेशा एक जगह पर स्टक रहता ही रहता है, तो भैया रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई दूसरी कॉमोडिटीज से जुड़ा हुआ प्राइस इधर उधर भागता है, अब भाई थोड़ा सा इसको सरल कर देते हैं, अरे यार तार बनाते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल लगता है ये अपने घर में थोड़ी बनाते हैं, कहीं ना कहीं से लेके आते होंगे। अब जैसे भाई मेरे ही पास है कि मान लो ये तार जा रहा है, तो इसके अंदर जो वायर जा रहा है वो भैया कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, ये सब चीज तो डिपेंडेंसी है ना कॉमोडिटीज की। तो इसके लिए अगर मान लीजिए इनका प्राइस ऊपर गया तो क्या इनका प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगा? थोड़ा सा सोच करके देखिए। तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा बात समझ में आई कि रॉ मटेरियल में अगर कोई भी डिपेंडेंसी इधर उधर हुई तो उसका असर बहुत खराब पड़ेगा। वहीं पैट मार्जिन देखा जाए तो भैया पैट मार्जिन ऑपरेशनल इफिशियंसी के सेंसिटिविटी में बहुत हाई है। छोटे चेंजेस अगर थोड़ा भी बदलाव इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल के रूप में भी किया तो प्रॉफिट में एक बड़ा इफेक्ट आ सकता है भैया, और वहां पे जैसे ही इफेक्ट आएगा तैसे ही प्रॉफिट मार्जिन और छड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, तो उस पर भी बहुत ज्यादा काम कंपनी को करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये हैवी डेंसिटी वाली कंपनी है ना भैया, हैवी कैपिटल वाली कंपनी है ना, ट्रांसफार्मर बनाती है, देखो ना कितना वजन है ना। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पर रिसीवेबल का नाम सुने हो? रिसीवेबल का मतलब अरे भैया कौन दे दिए कि भैया हमको जब तुम बिक जाए तब दे देना, तो ट्रांसफार्मर बिकने में वो टाइम लग गया, पैसा वापस आने में टाइम लग गया, तो कंपनी कहां से तुमने आप ट्रांसफार्मर बनाए, कहां तुम्हारे यहाँ बिजली पहुंचाए, तो ये इनके लिए बड़ा समस्या हो सकती है। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो एक बड़ा पैसा, एक बड़ा फंड वहां लगता है, और जो इनका कैश फ्लो है उसका साइकिल इनके ऊपर बड़ी मजबूती रखनी पड़ेगी, और ये चीज आप लोगों को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, तो इस बात में आपको भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रमोटर्स की बात किया जाए तो भैया प्रमोटर्स भी अपना ठीक ठाक काम किए हुए हैं। ओवरऑल सबको मिलाकर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से एजेंसीज ने, कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या क्या बोला, तो प्रमोटर, शेयर होल्डिंग, गवर्नेंस पॉइंट, प्री इश्यू प्रमोटर होल्डिंग, सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो प्राइस बड़ी डिस्कवरी है, और इसका असर पड़ सकता है कि भैया इन्होंने जो जीएमपी वैल्यू पर काम किया उसका असर क्या हो सकता है। तो एंजल वन ने इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। रेगुलेटरी का रिस्क इनके ऊपर एक भाई बहुत बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी रेगुलेटरी चेंज आया, कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज भी आया, देखो दो चीजें, रेगुलेटरी का मतलब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ बदल दे, कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज का मतलब हमारे आपके बीच जो समझौता हुआ भैया इसमें कुछ चेंज आ जाए। लार्ज कस्टमर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्लायंसेस, ये सब भाई देखो बड़ी तामझाम है इसको, लेकिन कंपनी ने शुरुआती दौर से बड़ा मेंटेन करके भी आया हुआ है, तो उसके लिए भी इनको एक एप्रिसिएशन बनता है। क्यों? क्योंकि इनका रिपीट कस्टमर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब इन्होंने ये हर इस तरीके के स्टैंडर्ड पर अपने आप को खरा भूमिका निभाई है। तो यहां पर बिजनेस इनका रिपीटेबल है, इनके कस्टमर रिपीटेबल है, हाई है, और यहां पर इनका रिस्क थोड़ा इस चीज को लेकर के ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन करके रखा हुआ है। 1490 करोड़ रुपए भैया कमाते हैं, और उसमें 40 करोड़ रुपए बचा ले जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से देखा
जाए तो ये जो बड़ा पाव वाला देखते हैं ना, उसके बीच में जो लगा होता है उतना ही बड़ा मार्जिन है इनके हाथ में। तो इस चीज को लेकर के समझो कि इस तरीके की लड़ाइयां ये थोड़ी सी लड़ सकते हैं, बट ओवरऑल फिलहाल अभी तक इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरे सफर को तय किया है। डिमांड और सप्लाई का गेम है, कमोडिटीज का रिस्क लगातार इनके ऊपर बना रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें मिली जुली ही हुई है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज को अगर खंगाला, देखा, समझा, तो उस चीज को लेकर के इन्होंने बताया कि देखो भाई, कमोडिटीज प्राइस का रिस्क इनके ऊपर बहुत मैनेज्ड है और प्रमोटर का कंट्रोल भी इनके ऊपर बहुत है। क्यों? अरे 99.9% तो अपने पास रखे हैं भैया ना। तो प्रमोटर की अगर होल्डिंग लगभग पूरी इनके पास है, तो लिस्टिंग के बाद ये बात समझिए कि स्टॉक में थोड़ी हलचल, वॉलेटिलिटी, निकलना आना जाना तो रह सकता है, अच्छा हो सकता है। तो उसी में देख लेते हो कि प्रमुख ब्रोकरेज और रेटिंग एजेंसीज ने नोट्स में मिलाकर के संक्षेप में आपको क्या बताया, जिसमें हम लोगों ने कुछ सोर्सेज लिया, आईडीबीआई कैपिटल लिया, आदित्य बिरला लिया, जेएम फाइनेंस लिया ना। इस तरह के सारे जितने भी रेपुटेड होते हैं उनके लिए हम आपके लिए ना उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारी टीम उस पर काम करती है, तब जाकर हम आप तक कोई चीज पहुंचाते हैं। तो यहां पर आदित्य बिरला को वायर्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन, रिपीट ऑर्डर्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण इन्होंने पॉजिटिव बताया। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी उन्होंने अच्छा बताया है, आईपीओ प्रोसीड्स से लेकर कैपेसिटी, डेट मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। आईडीबीआई कैपिटल ने भी इनको ही बताया है, बिरला मनी ने भी इनको यही बताया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर इन दोनों ने मेरिट में ठीक ठाक इनको काम दिया। क्रिसिल का नाम सुने होंगे, रेटिंग एजेंसी में बहुत अच्छी कंपनी है, CRISIL, अच्छी रेटिंग एजेंसी की काम है। इन्होंने भी रेवेन्यू ग्रोथ और इंप्रूवाइज्ड में, मतलब समय के साथ अपने आप को डेवलप करने में इन्होंने इनको एक अच्छा क्रेडिट दिया है और ध्यान रखा है कि हाँ भाई, संस्था इनकी जो है कमोडिटाइज प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से भी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होने की वजह से भी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने रिस्क को ठीक ठाक मेंटेन किया है। ये भैया मेरा कहना नहीं है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का कहना है। इंडिपेंडेंट आईपीओ पोर्टल की बात करें तो स्मॉल ब्रोकर नोट्स, चित्तौड़गढ़, आईपीओ वॉच, इन्वेस्टर जोन्स, ऐसे लोगों ने भी आईपीओ को पोर्टल्स बताया है, एक स्टैंडर्डाइज्ड बताया है। अगर हम व्यू देखें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, रिपीट कस्टमर है, पॉजिटिव है। ये नेट मार्जिन्स और कमोडिटीज एक्सपोजर के लिए कन्वर्टेबिलिटी फ्लैग्ड में एक रिस्क तो देता है, लेकिन ओवरऑल ये दोनों लोग मिला जुला इसको कुछ बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स देखो एक बात बता रहे हैं कुल मिलाकर के, तो मुझे समझ में आ रही है, थोड़ा सा सिरदर्द हो सकता है, एक सरल कर दे भैया। बता रहे हैं कि गाड़ी चलाओ लेकिन हेलमेट लगाए रखो, कह रहे हैं करो जौन तुमका करे को, लेकिन समझदारी और जानकारी के साथ ही करो। तो यहां पर इन लोगों की रेटिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ओवरऑल मैंने अपनी जितनी भी कोशिश थी वो आप तक पहुंचा दिया। आप सभी लोगों का ये आपके समझ पर, आपके शिक्षा पर, आपके अपने मेंटोर पर, आपके अपने एडवाइजर पे, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे मैं यह बात छोड़ करके जाता हूं कि आप इसमें निवेश करेंगे या निवेश नहीं करेंगे। लेकिन संस्था को नीचे हमारा सा निवेश आपके ऊपर कैसा लगा, जो हमने आपके ऊपर किया, उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।